नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम इस वक्त। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में आज इस वक्त में हम देखेंगे 3 बड़ी खबरों को, और सबसे पहले खास चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। और वो खास चर्चा आज होगी पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर पर आयोग सख्ती का रवैया अपना रहा है। और एसआईआर को लेकर इतनी रार क्यों मची हुई है, इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल पर एसआईआर पर इतनी ज्यादा खींच क्यों मची है। और उसके बाद आज बात करेंगे कि असम की राजनीति में कांग्रेस को बड़े झटके लगे हैं, और कांग्रेस ने कोशिश तो बहुत की इस झटके से उबरने की, लेकिन उस झटके से कांग्रेस उबर नहीं पाई। आखिर असम कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां गई हैं, इसकी भी करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर जबरदस्त पलटवार किया है, और विशेष रूप से किन पर? सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर। क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल में बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं एसआईआर से लेकर के पीडीए तक, तो उस पर योगी ने जबरदस्त पलटवार किया है। और यह भी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती फैक्टर और ओवैसी फैक्टर, इसका क्या असर होना है, इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भाग ले रहे वैश्विक नेताओं का आज शाम भारत मंडपम में करेंगे स्वागत। समिट में भाग लेने आए वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को 1 दिन के लिए बढ़ाया गया। लोगों के उत्साह को देखते हुए सरकार का यह फैसला 20 और 21 जनवरी को भी जारी रहेगा। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई के प्रण को लेकर इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में बना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विभिन्न देशों के युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल। राष्ट्रपति ने कहा, कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम पर है आधारित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को घेरा, देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। कहा, नेता प्रतिपक्ष देश विरोधी ताकतों के इशारों पर कर रहे हैं काम। और आज T20 विश्व कप में भारत का नीदरलैंड से मुकाबला। अहमदाबाद में अंतिम ग्रुप मुकाबला खेलने उतरेगी टीम इंडिया। जसप्रीत बुमराह को दिया जा सकता है इस मैच में आराम। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जो खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जो वोटर शुद्धिकरण है एसआईआर, उससे खींच क्यों है, ये सवाल पूछा जाना बाकी है। और लोग ये सवाल वैसे पूछ भी रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तारीफ कर रही हैं, और देश के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही हैं अपने देश के चुनाव आयोग पर। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग अब तुगलकी आयोग बन गया है और किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जहां हिंसा की आशंका जताई जा रही थी, वहां चुनाव बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जबकि भारत में चुनाव आयोग धमकी भरी संस्कृति अपनाकर लोकतंत्र को कुचल रहा है। पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता। जहां कहीं भी आदेश देने की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट सामने आएगा। पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में कई बदलाव भी किए हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ममता की नजर में इलेक्शन कमीशन तो हिटलर और तुगलक है। यानी इसी खींच की वजह से इस खींच की जो वजह है वो राज्य के वो अधिकारी भी हैं जिन्हें चुनाव आयोग के आदेश पर सस्पेंड करना पड़ा है ममता बनर्जी को। चुनाव आयोग 7 अधिकारियों के खिलाफ सबूत के साथ भारी लापरवाही और चुनावी कानूनों के उल्लंघनों की चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थी, तो जांच में ये आरोप बिल्कुल सही पाए गए और उसके बाद तत्काल निलंबित किया गया उन सभी को, जबकि 4 अधिकारियों पर पुलिस को एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ गई है। यानी टीएमसी का आश्वासन इन अधिकारियों के कोई काम नहीं आया। तो उधर बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती सीटों पर जमात की जीत जो बांग्लादेश में हुई है उसको देखकर बड़ी खुश हैं। बांग्लादेश चुनाव परिणामों से वो उत्साहित हैं।
क्योंकि वे जमात की दूसरी टीम का नेतृत्व कर रही हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो नियमित अंतराल पर पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है। तृणमूल अपनी हार को छिपाने के लिए घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर ही निशाना साधकर जिस सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसका जवाब जनता से ही मिल जाता है। हार में लोगों ने भ्रम की इस सियासत को परखा है और अपने विवेक से इसका जवाब भी दिया है हाल के चुनावों में। और अब इस समय हम आपको लिए चलते हैं। एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलर करिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं वही तस्वीरें हैं जिसमें एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात, द्विपक्षीय मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में भारत मंडपम में इन दिनों एआई पर समिट चल रही है और उसी में हिस्सा लेने के लिए सभी वैश्विक मेहमान आए हुए हैं। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं। तो नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हुई है पीएम मोदी और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस की। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस की मुलाकात की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जिस तरह से यह सम्मेलन एआई पर चल रहा है, शिखर सम्मेलन, उसमें भारत के पास ये विशेष अवसर है कि दुनिया भर के कई देशों के नेताओं से, कई प्रमुख हस्तियों से द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी और भारत में यह एक अवसर है। इसी के तहत हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस की मुलाकात की ये तस्वीरें। तो आगे चलकर भी जब कभी इस तरह की महत्वपूर्ण तस्वीरें आएंगी तो हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी अगर साधारण शब्दों में समझें तो वोटर शुद्धिकरण, इस पर इतनी ज़्यादा खींच क्यों है? और जबकि आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी स्पष्ट तौर पर इस पर सुनवाई करके अपने दिशा निर्देश दे चुका है, अपनी बातें कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी हैं कि सड़क से लेकर संसद तक वो हंगामा करने में लगी हुई हैं। तो ममता बनर्जी ने किस तरह से बांग्लादेश में जो हाल में चुनाव हुआ उसकी तारीफ की और अपने यहां के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। देखिए जरा। We will expose them. We have all the document with us and all the evidence with us. They must see, before few days ago there is a Bangladesh election.
Everybody thought there will be violence, this and this and this. But see how they have done peacefully. And India is a democratic country. It's a matter of shame, তুগলকি কমিশন। এবং যাকে ডিমোশন করবে তাকে আমরা প্রমোশন করব, তারা কেউ চাকরিচ্যুত হচ্ছে না। तो जवाब किसने दिया? बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ममता तो खुद ही तुगलकी फरमान देती हैं। ममता बनर्जी खुद तुगलक की तरह काम कर रही है और तुगलकी फरमान ही नहीं देती है, बल्कि औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबा रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पे वो सत्ता में आना चाहती है। और उधर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी कहा, उन्होंने ममता पर निशाना साधा और कहा कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। तो एक और नेता जो बीजेपी नेता हैं दिलीप घोष, उन्होंने भी ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं ममता का राज है और ममता किसी कानून को मानती ही नहीं है। बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ था, जामात ने चुनाव जीता है। इधर का जामात उधर का जामात एक साथ करके कर रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश कर बनाने चाहता है। इसलिए ममता बनर्जी खुद वोट बैंक का तुष्टीकरण का लालच से 550 किलोमीटर एरिया बीएसएफ को फेंसिंग बनाने के लिए जमीन नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने बोला है 31 मार्च के अंदर देने के लिए। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट किसी का चलता नहीं, संविधान भी ममता बनर्जी का चलता है। जब यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि इस प्रकार सरकार चाहिए क्या, जो देश का कानून नहीं मानता, संविधान नहीं मानता है, विदेशी संस्था का प्रशंसा करते हैं, देश की चुनाव कमीशन का विरोध करते हैं। ऐसे सरकार को कब तक रहना चाहिए? तो आपने दोनों पक्षों की बातें तो सुन ली, पता चल गया होगा कि किस तरह से रार एसआईआर पर ये लगातार बरकरार है पश्चिम बंगाल में। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट एडिटर विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे बगल में हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी। डॉक्टर निखिल सिंह जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत, नमस्कार। सोफिया खान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के समर्थन में बहुत ही धुरंधर बातें रखती हैं, बहुत एकदम जम करके। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका भी। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, ऐसी ऐसी रिपोर्ट खोज कर लाते हैं, कई बार हमने आपको दिखाई हुई है। पहले सीधे सौरभ के पास ही चलते हैं। सौरभ जरा बताइए, ममता बनर्जी ने जबरदस्त तारीफ की बांग्लादेश के चुनाव की, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की, बहुत अच्छा चुनाव कराया, लेकिन अपने यहाँ के चुनाव आयोग को घेरा। असली खींच क्या है? असली खींच क्या है? वो है जिसके तहत चुनाव आयोग के द्वारा कुछ अधिकारियों को दोषी पाए जाने के बाद, निर्देश दिए जाने के बाद ममता बनर्जी को सस्पेंड करना पड़ा, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। बताइए। लालजी देखिए, ये पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें दो पहलू निकल कर आते हैं। पहले पहलू ये ममता बनर्जी के जो पक्ष में है, उनका कहना ये है कि असल में वो चुनाव आयोग का जो काम है, वो जो आलोचना वो कर रही थी उसी लाइन पे उन्होंने ये आलोचना की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसआईआर रुकेगा नहीं, तो उनका भी हाथ बंधे हुए हैं, कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, तो इसलिए आलोचना किया। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि रविवार को 7 आधिकारिक को सस्पेंड किया गया, फिर सोमवार पूरा दिन बीता, कोई कमेंट, कोई रिएक्शन सरकार या तृणमूल की तरफ से नहीं आया। अचानक से मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सीएम का, और उसमें उन्होंने 50 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें 14 बार तुगलकी शब्द व्यवहार करते हैं। तो इसके चलते हुए जो उसका जो सारांश उठकर आता है उसमें ये समझा जा रहा है, असल में पूरे अक्टूबर से ममता बनर्जी ने बार बार यही मैसेज दिया है, चाहे उनके वो सरकारी आला हो, चाहे डीएम हो, चाहे अपने पार्टी वर्कर्स हो, सबको यही मैसेज दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वो है, वो थी, वो है और वो रहेंगी। तो ये बात कल भी उन्होंने कहा। लेकिन आखिरकार देखा क्या गया, जो अगस्त से आप जो डिसीजन मान नहीं रहे थे, जब सीएस को बुलाया गया दिल्ली, तो आखिर में आपको वो बात मानना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था ही यही है।
सस्पेंड करना पड़ा आपको, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पड़ा, यहाँ तक कि बशीरहाट के एईआर के खिलाफ भी आपने सस्पेंशन मान लिया। तो अभी तो स्कोर कार्ड 1-0 है, निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन 1 और यहाँ पर की सरकार 0 जी। अभी का स्कोर कार्ड जो बिल्कुल, मैच चल रहा है। आपने स्कोर कार्ड बताया, ये स्कोर कार्ड जो है ना लगातार चल रहा है, आगे भी चलेगा। मैं आऊंगा दूसरे राउंड में, हाँ जोड़ दीजिए। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि असल में एईआर और डीओ के बीच में जो मैसेज गया है कि इसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी बताए थे कि आखिरकार आपका डिजिटल फुटप्रिंट रह जा रहा है, आप अकाउंटेबल होंगे 1 साल 2 साल 5 साल बाद। तो वो डर कहीं जाके आने वाले चुनाव में जो सरकारी वोट मशीनरी है उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े, इसीलिए कल 50 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस और 14 बार तुगलकी कमीशन और ये सारी जो बातें, ये एक दूसरा पहलू आ रहा है। ठीक, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। उससे पहले विनोद जी, जिस तरह से कि अभी सौरभ दत्ता ने विश्लेषण किया, और ये बात सिर्फ अभी की नहीं है, अभी का स्कोर कार्ड वो बता रहे हैं 1-0, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह से स्कोर बोर्ड पिछले कितने महीनों से चल रहा है वहाँ पर, पता नहीं अभी कितने दिन और चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश से तुलना करना, और बीजेपी तो यहाँ तक आरोप लगा रही है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जमाते इस्लामी की वहाँ पर बांग्लादेश में जो अच्छी जीत हुई है, उससे बड़ा ममता खुश है। लालजी, मैं आपके रिपोर्ट में एक वैल्यू एडिशन कर दीजिए कि कल गुजरात का आपने देखा होगा कि एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई है। हाँ। अब 14-12 स्टेट के चल रहे हैं, यूटी के चल रहे हैं एसआईआर, उसमें गुजरात ने का वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है जी। अब आप सोचिए कि 4.5 करोड़ वोटर्स में, गुजरात के वोटर्स में 77 लाख जैसे ज्यादा वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया गया। 77 लाख, दोबारा आप सुन लीजिएगा। और आपने कभी किसी जगह पे कोई हेडलाइन सुनी है या किसी तरह की कि भाई लोग उठ के खड़े हुए हैं कि हमारा नाम कट गया है? 65 लाख बिहार में नाम कटे थे। कहीं आपने बिहार में पूरा इलेक्शन किस तरह से सक्सेस हुआ आपने देखा है? 15 नाम मांगते रह गए, कोई नहीं दे पाया। तो आप ये देखिए कि ममता बनर्जी की खींच क्या है। 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को, मतदाता को उत्तर प्रदेश में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नोटिस गया है जी, और वो नोटिस की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन वहां काम अपना कर रहा है। बिल्कुल। इन स्टेट में तो किसी पार्टी, किसी जमातों ने नहीं कहा कि बांग्लादेश के चुनाव कमीशन जो है इससे अच्छा है भाई। तो ये ममता बनर्जी जो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को लेके टारगेट कर रही है। यहाँ ममता बनर्जी की कम से कम 4-5 टीएमसी की टीमें अभी तक इलेक्शन कमीशन आ चुकी है, मिल चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता, तो आप सोच लीजिए ममता बनर्जी के पास में कोई चारा नहीं बचा है। बिल्कुल। तो ये बात तो ममता बनर्जी खुद की अपनी पार्टी का और अपने पूरे प्रक्रिया में एक्सपोज हो रही है। जो डे फर्स्ट से वो एसआईआर को विरोध करती करते आज तक वो इस बात को लेके बांग्लादेश तक चली आती है। तो शुभेंदु अधिकारी जब ये बात कहते हैं कि जो घुसपैठियों को आप एक ब्लफ मानते हैं बीजेपी को, तो ये 15 किलोमीटर के दायरे में एक फेंसिंग का काम होना है। खुद बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपको ये दिया है कि भाई इसको जमीन आप अवेलेबल कराइए, तो आप जमीन क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों मुर्शिदाबाद के और सटे हुए सारे मालदा के सटे हुए जो बांग्लादेश के सारे इलाके हैं वहां सिर्फ जमात के ही चुनाव जीत के हैं? पूरे बांग्लादेश में जमात का कोई नामो निशान नहीं है, बीएनपी जीत के आई है। तो सवाल तो ये पूछा जाना तो जरूर चाहिए कि भाई इनका पार के और इस पार के इन जमातों का कनेक्शन क्या है? ठीक। और ये जमातों के कनेक्शन को अगर एक देश के लिए रोका नहीं जा सकता है तो आप सोचिए ये सिक्योरिटी के लिए कितना थ्रेट है। तो चुनाव आयोग के इन चुनौतियों के बीच में ये जो चुनाव आयोग ने 7 अफसरों को वहां सस्पेंड किया है और 4 पे एफआईआर दर्ज किया है, ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सबक है कि कोई हेरा फेरी चुनाव आयोग को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये बात बिल्कुल साफ है कि जो कहीं ना कहीं खीज है, और खीज इसलिए भी है क्योंकि अपने मनोनुकूल शायद फैसला मिल नहीं रहा है। ये हो सकती है वजह। सोफिया खान जी जरा बताइएगा, मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर बिहार में पहले सफल एसआईआर किया, फिर 12 राज्यों में, अभी गुजरात का उदाहरण विनोद जी दे ही रहे थे, और भी सही कई जगहों पर कितने कितने नाम कटे हैं। मध्य प्रदेश की ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल में भी उसमें एक राज्य है जहां पर कि एसआईआर हो रही है। चलिए ठीक है, आपको उससे कुछ आपत्ति हुई, मतलब टीएमसी को, वो गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ
बदलाव किया, संशोधन किया, चुनाव आयोग ने उसको माना, ठीक, यहां तक। और फिर चुनाव आयोग ने उसको मान करके उसमें बदलाव किया, संशोधन किया। उसके बाद भी अपना चुनाव आयोग तुगलकी, हिटलर और क्या क्या उन्होंने कहा है, मैं थोड़ा कुछ 2-4 शब्द भूल भी रहा हूं, 2 याद हैं, चलिए ठीक है। ये सब कहने की फिर जरूरत क्यों पड़ी? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि बांग्लादेश वाला देखिए चुनाव आयोग कितना अच्छा है, हमारा वाला कितना बड़ा हिटलर और तुगलकी है? बताइए सोफिया जी। नमस्कार, आदाब। नमस्ते। लाल चंद्र जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, यहाँ जी, पे बहुत जी, सी जी। बातें हुई। जी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि दीदी ने जो कहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने जो जीत हासिल की उसकी तारीफ की, तो ये कौन सी दुगनी नीति है? जब मोदी जी ट्वीट करते हैं, मोदी जी अपने रिप्रेजेंटेटिव ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनको भेजते हैं, ठीक इनफैक्ट है। इनविटेशन लेटर के साथ भेजते हैं, उस वक्त तो कोई हल्ला बोल नहीं होता है। अगर दीदी ने उनकी तारीफ कर दी, उनके जो जिस तरीके से बड़े स्मूथ तरीके से जो इलेक्शन हुआ उसकी अगर तारीफ करते हैं, तो इसके ऊपर हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, या शुभेंदु अधिकारी वहां को तक इसको अगर लेकर तारीफ आपत्ति नहीं करके करनी रह चाहिए। जाते तब तो ठीक थी। सोफिया जी, एक लाइन ठीक खाली है, जोड़ देता अपनी देखिए, हूँ, सिर्फ अपनी एक लाइन सोच और जोड़ता हूँ, फिर आप ही अपना बोलिएगा। representation मैं है। कह रहा हूँ मोदी बांग्लादेश जी के ट्वीट चुनाव आयोग की करते तारीफ हैं, करके रह जाते मोदी तो जी कोई ट्वीट बात नहीं करते थी, लेकिन हैं, यहाँ के ममता चुनाव आयोग को बनर्जी- तुगलक हिटलर कहने की क्या जरूरत थी? अब बोलिए। मोदी जी मन की बात, अरे आप बोलने नहीं देते भाई, मैं यही तो समस्या आपसे है। रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक आपने लाइन टोक बोल दिया के तो आप आपने ही को टोक दे दिया। रहा हूँ। आप मेरी राय मांग रहे थे ना, उसके बाद आप बोलिए आपको जो बोलना है। आपने हो तो टोक मैं दिया, आपकी भूल राय गई। के मैं लिए तो कंप्यूटर बैठा नहीं हुआ हूँ हूँ, ना। आप राय दीजिए ना। मैं कंप्यूटर हूँ, पर ये बताइए, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मेरी बातों अच्छा, को आपने ठीक, काट ठीक, दिया। ठीक है, यही तो बोलिए। करती है ना आप लोग, मीडिया बोलिए तो यही बोलिए, कर कोई रही है बात नहीं, आजकल। बोलिए बोलिए विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए बोलिए, खींच नहीं उतारिए, बोलिए बोलिए। देखिए, मैंने ये कहा कि मोदी जी अगर ट्वीट करते हैं तो वो तो बहुत सराहनीय है, लेकिन ममता बनर्जी अपने बातों को व्यक्त भी नहीं कर सकती। यही तो चल रहा है ना इस देश में। यहाँ पर लोकतंत्र जो है खतरे में, एक मुख्यमंत्री अपनी बातों को नहीं रख सकती। दूसरी बात, एसआईआर को लेके जो चीजें चल रही हैं, एसआईआर से समस्या किसी को नहीं है, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन एसआईआर के पीछे की जो मंशा है वो देखते हुए समझ में आ रहा है कि जो 2.5 करोड़ लोगों को जो नोटिस भेजा जा रहा है, लगभग 2 से 3 महीने से लोग अपना काम धाम छोड़कर हर तरीके से जो लोग मजदूर हैं, जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे जगह काम कर रहे हैं, जो दूसरे जगह एम्प्लॉयड है, इवन विदेशों में भी एम्प्लॉयड है, उन लोगों को दौड़ भाग कर आना पड़ रहा है। तो आप एक बात बताइए, अगर ये 1-2 साल में अगर होता है एसआईआर, तो इतनी समस्याएं नहीं होती, लोग अपने समय के हिसाब से आते। लेकिन 2 महीने 3 महीने के अंदर एसआईआर को करवा देना और बंगाल वासियों माने 11 करोड़ लोगों के गर्दन में तलवार लटका देना, ये कितना सही है, ये आप ही बताइए भाई, मैं जानना चाहूंगी। हाँ, मैं तो जवाब दे दूंगा, आप मुझे बोलने दीजिएगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने भले कहा है कि एसआईआर होगा, ठीक है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर छोटी छोटी चीजों को नहीं देखना है, माइक्रोस्कोप लगाकर नहीं देखना है। ये माइक्रोस्कोप लगाकर देखिएगा कि आप ए का बी हो गया, बी का ए हो गया, पिता का नाम ये था, अभी जो है उसमें चंद्र आ गया, बैनर्जी बंदोपाध्याय कैसे हो गया, ठीक है, चटर्जी चट्टोपाध्याय कैसे हो गया, ये बंगाली लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से दूसरे लोग नहीं जानते। तो ये सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग इन सब चीज पर वहां जवाब देता है जहां टीएमसी शिकायत लेकर जाती है। अब रुक जाइएगा, दूसरे राउंड में आऊंगा, कुछ चीजों का जवाब दे देता हूं जो मैं कह रहा था आपको। ममता बनर्जी जी ने वहां के चुनाव की तारीफ की, बड़ी अच्छी बात है। पीएम ने भी ट्वीट किया था, पीएम ने यह कहा था कि यहाँ का चुनाव आयोग खलनायक है, पीएम ने यह कहा था कि यहाँ का हिटलर है और यहाँ का तुगलक है। ममता बनर्जी ने यह कहा, ये करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात आपने, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे भी नहीं बोलने देंगे क्या? मुझे भी नहीं बोलने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 12 राज्यों में हो रहे हैं ना, इसके पहले बिहार में सफलतापूर्वक, सारी प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल में। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं, ठीक है, लौटता हूं। भी सवाल कीजिए, आधा हमें मैं अभी आपका सारा सवाल निखिल सिंह जी को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आपका सारा सवाल निखिल सिंह जी को ट्रांसफर कर रहा हूं, वो तो मैंने बीच में थोड़ा संशोधन कर दिया। निखिल सिंह जी सवाल पूछना होगा। मैं देखिए ना, अभी आपका सारा सवाल ट्रांसफर कर रहा हूं। निखिल सिंह जी बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो चुनाव आयोग पर सवाल तो उठते हैं। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग का प्रवक्ता यहां जवाब देने के लिए नहीं है, चुनाव आयोग का प्रवक्ता जो भी पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण देता है। बताइए निखिल सिंह जी। नमस्कार। नमस्ते। देखिए, ये एक ऐसा मामला है जो कि संवैधानिक प्रश्नों को भी इसने जन्म दिया है, वैधानिक प्रश्न को भी जन्म दिया है, नैतिकता से संबंधित प्रश्नों को भी जन्म दिया है, जैसे कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं। देखिए, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपने आप में अभूतपूर्व मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भारत की एक संवैधानिक सत्ता को हिटलर, तुगलकी और टॉर्चर कमीशन बताया है,
अभी टॉर्चर वाला तो बांग्लादेश की जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तुलना में हमारी लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। जिस लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से वो चुनकर मुख्यमंत्री बनी है और इससे पहले कई बार सांसद बनी है और उनकी पार्टी सत्ता में है जी, तो यह एक तरह से न सिर्फ भारत के इलेक्शन कमीशन का अपमान है बल्कि भारत के लोकतंत्र का भी अपमान है। और लोकतांत्रिक अधिष्ठान पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति के मुख से, मुखारविंद से ऐसा सुनना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से कई बार समीक्षाएं हुई है एसआईआर को लेकर के। आधार कार्ड को उसको एक रूप में स्वीकार करने की बात हो या फिर एडमिट कार्ड जो है 10th का उसे स्वीकार करने की बात हो और भी कई संशोधनों को जो प्रक्रियागत जो खामियां थी उसे दूर करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और उसे अंगीकार किया समय समय पर। जो यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वो तत्संबंधी वो एक तरह से जो दिशा निर्देश था उसे जमीन पर लागू किया। उसके बावजूद भी ये जो असंतोष है इसका मुख्य कारण एसआईआर में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चले, इसके प्रति जो उनका दुराग्रह है वो है। वो लोग ये देख रही हैं कि जो जितने लोग वहां से शिफ्ट हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है वो सारे लोग उनके नाम पर बोगस वोटिंग का जो उनका पैटर्न था 4 साल से चला रहा था वो टूटने चला जा रहा है। जिस तरह से जो घुसपैठिए हैं उनका नाम जो कटता चला जा रहा है तो उनका वोट बैंक बर्बाद हो रहा है। मेन जो कोर इशू ये है और बाकी सारी चीजें इसके इर्द गिर्द कहानियां। मैं अगले राउंड में आता हूं आपके पास, अगले राउंड में आता हूं और आपसे पूछूंगा कि बांग्लादेश की जमात की जीत जो सीमावर्ती इलाके में हुई है उससे आपने टीएमसी की खुशी को जोड़ दिया, टीएमसी पर उसको लेकर आपने हमला कर दिया। मैं आऊंगा आपका, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सब लोग बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल वक्त है ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम गोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे थे ब्रेक से पहले गर्मा गर्म बहस पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर मैं इस समय सीधे अपने संवाददाता सौरभ दत्ता का रुख करता हूं। सौरभ, जो देखिए एक बात लगातार जो दिखाई पड़ रही है, पहले में तो हमने बात की कि किस तरह से क्या वजह है अधिकारियों को लेकर के। एक 8,505 कर्मचारियों की लिस्ट भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, याद होगा आपको। उसको लेकर के क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें भी पता चला पता नहीं कैसे कैसे नाम राज्य सरकार ने पकड़ा दिए थे कि हाँ ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी। पता चला कोई उसमें से निचले रैंक के हैं, जो रैंक है उससे नीचे के रैंक है। पता ये भी चला कि उसमें से कोई है ही नहीं, रिटायर हो गए हैं या अब नहीं है सेवा में। इस तरह की बातें भी आई थी। तो ये लगातार क्या माना जाए कि हम ये देख रहे हैं कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बातें टीएमसी को, कुछ बातें चुनाव आयोग को कहता है, उसके बाद चुनाव आयोग उसको लेकर के उस पर अपना काम करती है। और इस बीच में ममता बनर्जी फिर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जाकि सुप्रीम कोर्ट की द्वारा कही गई बातों में भी कुछ कमी छोड़ देती हैं क्या? लाल जी देखिए, ये जो पूरा मामला है, जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स का जो लिस्ट लिए है उसे तो उसको भी सरकार को कहीं ना कहीं जाके ये मानना पड़ा है कि उस लिस्ट में काफी सारे 6,000 जो लोग थे वो ग्रुप जो 8,500 के जो लिस्ट थे, लिस्ट में 6,000 के करीब कुछ फिगर्स थे जो ग्रुप बी के तहत थे, लेकिन बाकी सारे जो फिगर्स थे उसमें काफी ग्रुप सी थे। और ग्रुप बी का मतलब उन लोगों को कहीं ये कॉन्सेप्शन था कि
जो तनख्वाह के हिसाब से ग्रुप बी के हिसाब से उनको भी डाला जा सकता है, लेकिन नहीं, ग्रेडेशन के हिसाब से मांगा गया था। और ये जो बात, ये जो AERO के खिलाफ जो सस्पेंशन हो रहा है या फिर चुनाव आयोग जो कदम उठा रहे हैं, उसमें ताजा आपको 2 केस स्टडी जो आज ही सामने आया है, मैं उसका मेंशन करना चाहूंगा। पहली बात यह कि राजेश अली है लड़के का नाम और पिता का नाम है भुवन चंद्र बेरा। राजेश अली एक और समुदाय से आते हैं, भुवन चंद्र बेरा और एक समुदाय से आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, पिता पुत्र हो सकते हैं, बाप बेटे हो सकते हैं, लेकिन उसका जो लिंकेज डॉक्यूमेंट्स है, यानी राजेश अली जो डिक्लेरेशन दे रहा है कि भुवन बेरा मेरा पिता है, उसका कोई लिंकेज अपलोड सबमिट नहीं किया गया, फिर भी AERO ने उसको ओके किया। तो अब जाके इस AERO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है, और एक बात सामने आई है कि 90 साल में ये मोगराहाट साउथ 24 परगना के कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत आता है। 2 महीने पहले ही उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, जन्म से 2 महीने पहले, तो फिर भी उसको अपलोड किया गया। तो इतनी सारे बातें हैं जो सारे बातें चुनाव आयोग संज्ञान में ले रही हैं, और उसी के चलते ये सब सस्पेंशन इश्यू हो रहा है, चाहे वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स का। और एक बात और भी लालचंद जी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कल 3 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी सस्पेंड हुए हैं। तो फिर ये तक भी तो कहीं ना कहीं जाके बैठता है कि जब ममता सरकार कहती है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन के या फिर बीजेपी के एजेंट हैं, तो फिर वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स अगर गलती करते हैं तो उनको भी सस्पेंड होना पड़ता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय AERO जो है उनको भी सस्पेंड होना पड़ता है। ठीक, विनोद जी जो बात अभी हम कर रहे हैं, और फिर ये भी कि ये कहीं रुकेगा, या जैसे अभी पहले राउंड में सौरभ बता रहे थे कि स्कोर हो रहा है 1-0 कभी 2-0, ये स्कोर होता रहेगा, और तब तक स्कोर होता रहेगा जब तक पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव संपन्न ना हो जाए, या कम से कम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का ऐलान ना हो जाए, जब तक कि आचार संहिता न लागू हो जाए। लाल जी, मैं अभी सोफिया जी का सुन रहा था, निखिल जी का भी सुना, ये दोनों अपने अपने पार्टी के और अपने अपने विचारों को अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैं जो सोफिया जी का गुस्सा देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये दीदी का जो गुस्सा है उसे मिलता जुलता है ममता जी से। तो ये गुस्सा नहीं है, ये खींच नहीं है, ये डर है। ये डर मैं इसलिए कह रहा हूँ, SIR का डर है। अगर आप SIR की खींच कहे और उससे बदले में अगर SIR का डर कहे तो ये ज्यादा उपयुक्त होगा। अभी कांग्रेस पार्टी इनके साथ में नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने अकेले राह लिया है, पूरे सारे सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट दे रहा है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि 40 लाख बोगस वोट जो है ममता बनर्जी के पास है, और यही 40 लाख वोट जो है उसके पूरे 3 साल टर्म से चुनाव जीतने का एक मंत्र है। ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है जी। जबकि पिछला 2022 का अगर आप ये देखें कि इसका चुनाव का, तो उसमें बीजेपी और TMC का मार्जिन तो है, निखिल जी बेहतर बताएंगे सोफिया जी, मुझे लगता है 10 लाख का मार्जिन है, सिर्फ 10 लाख का पूरे वोट में, करीब 8 लाख या कुछ ऐसा था बीजेपी और TMC का, जो मुझे याद है उस समय का डेटा। ये लोग करेक्ट कर सकते हैं उस डेटा को। तो अब आप समझिए सोफिया जी कि ये चुनाव का कंटेस्ट जो है वो मार्जिन कितने पे पहुंच गया है SIR के इस बार। 22 साल के बाद पश्चिम बंगाल में ये SIR हो रहा है। 22 साल में कितने लोगों का देहांत हो चुका है, कितने लोगों ने पता बदल लिया है, लेकिन ऐसा तो किसी स्टेट में नहीं हुआ कि एक बाप के 400 बच्चे। आ रहा हूं सोफिया जी, आ रहा हूं। आज तक मैंने किसी SIR में इस तरह से नहीं हुआ, अपलोड हुआ है कि एक पिता के नाम से 400 बच्चे। ऐसा किसी जगह में नहीं हुआ है SIR में, जो एक SIR के लिए आप डॉक्यूमेंट आपको भरना है, प्रोजेनी मैपिंग का भरना है, आप अखबार की कॉपी लगा रहे हैं। ठीक है, ये तमाशा जो बना हुआ है, इस तमाशे को चुनाव आयोग ने रोका है जी। अब अगर चुनाव आयोग इस तमाशे को रोका है तो आप कहते हैं कि ये हिटलर है, ये आप तुगलकी फरमान देना है। सौरभ की ही रिपोर्ट थी कि आपने संदेश खाली में 3000 लोगों के नाम से लिस्ट लगवा दिया, चिपका दिया, ये बांग्लादेशी है, भारतीय नागरिक नहीं, भारतीय नागरिक नॉट नहीं इंडियन है। सिटीजन। तो आप सोचिए कि आपके साथ में कौन BLO काम करता है,
तो ऐसे लोगों का कम से कम ये एक तरह से डिमोरलाइज हुआ है जब उन लोगों पे एफआईआर हुआ है, जब उन लोगों को सस्पेंड किया गया है, तब उन लोगों को लगा है कि ममता बनर्जी उनके साथ नहीं दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सोफिया जी, आपको क्या कहना है? एक तो ये बताइएगा जल्दी से। दूसरी बात ये कि हमेशा टीएमसी ये कहती है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ये मुश्किल। ना ना ना, जिनका भी जो भी जेन्युइन वोटर है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कहीं मुश्किल नहीं है। जमीन से सौरभ दत्ता कई बार ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते रहे। बताइए सोफिया जी। विनोद जी, आपने कहा डर गए। डर तो हमने सीखा ही नहीं है। बंगाल वासी ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, हम लोग हैं, और ममता बनर्जी 90 के दशक की किस तरीके से कितनी दिग्गज नेता है वो सब जानते हैं। डरते नहीं है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि हमसे आप डर गए। यानी हम मान लें कि आप डराते हैं। दूसरी बात, ना ना ना, डराते नहीं है, डराते भी नहीं और डरते भी नहीं है। हम लोग सच का साथ देते हैं। ठीक है। दूसरी बात है ये जो कह रहे हैं ना एसआईआर को लेके, ये जो कहा जा रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लिए बड़ा फोर्जरी वे वोट है, बहुत से गड़बड़ी पाया गया है, मान ही लिए, चलिए क्यों नहीं इसको जो है 2 साल पहले से करवाना शुरू कर दिया? भाई ये तो अचानक नहीं हुआ होगा ना, ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो अचानक नहीं हुई होंगी। कम दिनों में हो गए, यहाँ इतने दिन मिले, 2 महीना पहले रातों रात स्वप्न आता है मोदी जी को और ये चुनाव आयोग को कि हमें करवा देना चाहिए इलेक्शन से पहले। तो ये क्रोनोलॉजी समझ रहा है, ये देश समझ रहा है, ये लोग समझ रहे हैं, बंगाल वासी समझ रहे हैं कि क्या करने की कोशिश की जा रही है एसआईआर करवाकर। ठीक है, तो लोग समझ रहे हैं, क्या कोशिश हो रही है? निखिल जी नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि क्या करने की, डराने की और क्या निखिल जी क्या कोशिश हो रही है? भाई ग्राउंड लेवल में तो जमीन तो निखिल जी अनम्यूट करके बोलिए क्या कोशिश हो रही है नहीं भाजपा की, तो अब करना क्या है भाई? तो जाहिर सी बात है पीछे के रास्ते से एसआईआर जो है स्वतंत्र भारत के इतिहास में 10वीं बार हो चुका है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 10वीं बार हो चुका है। एक बात और जोड़ दीजिए, दर्जनों राज्यों में हो रहा है, दर्जन भर राज्य में। दूसरी बात, एनुअल रिवीजन ऑफ रोल्स हमेशा होता है। एसआईआर जो है एक मतदाता शुद्धिकरण की एक अनवरत प्रक्रिया है। इसे दर्जन भर राज्य में हो रहा है, फिर भी सोफिया जी को दिक्कत। समूचे भारत में हो रहा है, दर्जन भर राज्यों में हो रहा है। किसी मुख्यमंत्री ने, जो हमारे विरोधियों द्वारा शासित जो सरकारें हैं, उन्होंने भी किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। थोड़ा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कुछ अभिप्रलाप करना शुरू किया है, लेकिन आप देख लीजिए बिहार में, आप देख लीजिए, मतलब सारी दिक्कत सोफिया जी को और टीएमसी को है ना? आपको इतने, अब दूसरी बात यह है कि मुख्य मुद्दा यह है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं, मैं वही तो कह रहा था, स्थापित है। मैंने कहा जेन्युइन आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, उनका नाम जो कटने के लिए था। भारत की महान जनता, बंगाल की महान जनता थोड़ा कष्ट सहने को तैयार है अगर वोटर भारत की महान जनता, बंगाल की जागरूक जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ देख रही है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया सोफिया जी, निखिल जी शुक्रिया, साथ में सौरभ शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ये कहा जाएगा कि ये जो एसआईआर वाला मुद्दा है ना, ये जितना बड़ा और जितना लंबा खींचा पश्चिम बंगाल में, उतना कहीं नहीं हुआ। अब बात करेंगे असम की, जहां दरअसल हुआ यह है कि चुनावों से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और वहां पर, वो असम भी वो राज्य है जहां पर मार्च में या अप्रैल में, मार्च में कभी भी वहां विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। मार्च में ऐलान हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल में, मई तक में शायद वोटिंग हो जाएगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भूपेन बोरा जो वहां पर राज्य अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको लाख मनाने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने भूपेन बोरा को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भूपेन बोरा ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अलग ही होने का ऐलान आखिरकार कर दिया। अब उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है 22 को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी का शोर भी काफी तेज हो गया। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा खुद असम पहुंची हैं और कांग्रेस की धार को तेज करने की कोशिश में जुट गई हैं। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेन बोरा के बीजेपी में शामिल होने की पक्की खबर ने प्रियंका गांधी वाड्रा के अभियान को एक बड़ा झटका तो दे ही दिया। उधर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेन बोरा उनके साथ आ गए हैं। भूपेन बोरा जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 22 तारीख भी बताई जा रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए बड़ी मजबूती और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा, क्या लिखा? भूपेन बोरा असम कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उभरे अंतिम प्रमुख हिंदू नेता रहे हैं।
मेरी हार्दिक इच्छा है कि वे बीजेपी परिवार में शामिल होकर राष्ट्र और असम की सेवा के हमारे संकल्प को और सशक्त करें। यानी असम में कांग्रेस की राह अभी आसान अब नहीं दिख रही है। 2 बार से बीजेपी सत्ता में है, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की ऐसी ही मुश्किल रही तो बीजेपी लगातार तीसरी बार भी सत्ता में वहां आ सकती है। तो इन सब के बीच जो प्रमुख चेहरा जिसकी चर्चा है, भूपेन बोरा, वो सियासी घमासान के बीच भूपेन बोरा ने खुद कहा कि बीजेपी में भी वैसे ही रहूंगा जैसा मैं हूं। भूपेन बोरा ने कांग्रेस पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। एक महीना पहले मैं गौरव गोगोई को एक चिट्ठी लिखा था, प्लीज डोंट कंपेल मी टू एड्रेस ए प्रेस मीट अगेंस्ट यू। और वो जो चिट्ठी में गौरव गोगोई को लिखा था 1 महीना पहले, वो चिट्ठी भी मैं जितेंद्र सिंह और देवव्रत शइकिया सीएलपी लीडर को दिया था। रेस्पॉन्ड नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? जो करना है करो। काफ़ी सारी पॉलिटिकल लीडर मेरा घर में आया, सब लोग ने, बहुत लोगों ने भी मुझे मैसेज दिया, चीफ मिनिस्टर भी खुद आया। मैं सीएम से कल, मेरा पूरा फैमिली था, मेरा पूरा क्लोज फ्रेंड भी था, मैंने एक ही बात बोला कल, कि मैं जो भूपेन बोरा असम का जनता जानता है, जो भूपेन बोरा को आप जानता है, क्योंकि हम लोग 22 साल एक साथ था, ये भूपेन बोरा बीजेपी में ऐसे ही रह सकता है क्या? तो अब सीएम ने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, थोड़ा एक्सप्लेन किया, बोल करके बताया कि हाँ ऐसा ही भूपेन बोरा रह सकता है। पूरा आश्वासन मिल गया, पूरा लगता है कि प्लानिंग हो चुकी है। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भूपेन की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी सियासत हमेशा असम के भले के लिए ही रही है। Politics is primarily within the Assamese community. So he is the last recognized Hindu leader in the Congress party. His joining will completely create a image or create a perception, and which is reality too, that Congress is no longer a party of Assamese mainstream people. और कांग्रेस को जो नुकसान की बात कही जा रही है, तो गौरव गोगोई जिनको वहां अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को हर हाल में हराएंगे, जबकि दिलीप सैकिया ने कहा कि कांग्रेस जनता के लिए सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही काम करती है। कांग्रेस पार्टी हैज नॉट स्टॉप्ड फॉर अ सिंगल सेकेंड। वी विल गो ऑन, वी विल कंटिन्यू द फाइट एंड वी विल रिमूव हिमंता बिस्वा शर्मा। देखिए, कांग्रेस का जो नेता है अभी यहाँ, वो जनता का नेता नहीं है। सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नेता नोदिया से सीधा प्रसारण वो संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। भी जयंती का समारोह भी है, तो एक प्रकार से मणिकंचन योग है। स्थान भी पवित्र है, दिन भी पवित्र है, और पूज्य संतों का यहां पर सानिध्य भी हमारे सामने है। मित्रों, आज मैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत जो महाविष्णु के स्वरूप है, गदाधर और श्रीवास, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर धाम में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये दो महापुरुषों ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, उसको न केवल आगे बढ़ाया, आधुनिक बनाकर युवाओं में और विश्व भर के आत्माओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही जीवन काल के अंदर देश और दुनिया के कई अंधकार के अज्ञान के अंधकार से पीड़ित आत्मा के उद्धार का
भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। गुण अवगुण, अच्छा बुरा तो इंसान में बसता है, इंसान में रहता है, मगर जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को विलीन कर कर श्री कृष्णमय हो जाता है तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। और यही रास्ते पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, नृत्य, भक्ति संगीत और गीता का अगाध संदेश बहुत सरल तरीके से पूरे पूर्वी भारत में उत्तर पूर्व तक, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाकर कई अज्ञानी जीवन में प्रकाश का उजियारा, भक्ति का दीपक प्रगटाने का काम किया। और वही आंदोलन को परम पूज्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और पूज्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने न केवल आगे बढ़ाया, इसको आधुनिकता के साथ जोड़कर युवाओं को और समग्र विश्व को अपने आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। आज बहुत पवित्र दिन है। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेनापति और गौड़ीय मत के संस्थापक, जिनको हमारे गुजरात में युग आचार्य भी कहते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आज 152वां जयंती है। और आप सभी लोग श्री कृष्ण के, भगवान नरसिंह के और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुणगान करने के लिए यहां आए हैं। मैं भी आज बहुत समय से जो टलता जाता था, वो स्थान का मुझे भी यहां आकर मेरी चेतना को जागरूक करने का मौका मिला है। इसलिए मैं मठ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति अपने एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण जाप का संकल्प ले, वो ही बड़ी बात है। एक कोई व्यक्ति तय करे कि मैं मेरे जीवन में 1 अरब बार प्रभु श्री कृष्ण का जाप करूंगा, ऐसा संकल्प लेना ही बड़ी बात है। मगर अपने जीवन के कालखंड में वो संकल्प पूरा करने का काम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया। ये दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण का नाम स्मरण, एक बार भक्ति के साथ श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने से ही चेतना जागृत होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कई सारे मन के सामने पड़े हुए अज्ञान के अंधकार दूर हो जाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण का नाम जप किया, वो व्यक्ति ने अपने जीवन को सच अर्थ में श्री कृष्णमय कर दिया। और वही रास्ता उन्होंने गौड़ीय मठ के माध्यम से सबके सामने रखने का काम किया। आज कदाच 100 साल के बाद कोई ये बात को बोलेगा तो दुनिया में इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि 1 अरब श्री कृष्ण नाम स्मरण कोई कर सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी जी ने धर्म को कई प्रकार की मान्यताओं की रूढ़ियों से बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तापित किया कि आधुनिकता
धर्म की दुश्मन नहीं है। आधुनिकता से ही धर्म आगे बढ़ता है, वो धर्म की साथी है। और एक जमाने में प्रिंटिंग प्रेस को वर्ज्य माना जाता था। सुनना, याद करना, इसके माध्यम से ही भक्ति पनपती थी, बढ़ती थी, फैलती थी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बृहत मृदंग का नाम देकर ये बताया कि मृदंग की आवाज तो कुछ दूर तक जाती है, मगर प्रेस में छपी पुस्तक 7 सागर बाहर जाकर भी भक्ति का प्रचार करती है। और ये रूढ़ी तोड़ने में बड़ी हिम्मत चाहिए मित्र। जब श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अचल हो, अनन्य हो, उसके प्रति श्रद्धा दृढ़ हो, तभी रूढ़ियों को तोड़ने का साहस आ सकता है। और उन्होंने ये जो आध्यात्मिक इनोवेशन किया, नवाचार किया, इसके माध्यम से ही आज ये संप्रदाय विश्व के 7 खंडों के आत्माओं के कल्याण के लिए कार्यरत हो पाया है। मैं मेरे सार्वजनिक जीवन में कई बड़े बड़े धर्म पुरुषों को मिला हूं, मन पूर्वक श्रद्धा के साथ प्रणाम भी किया है। मगर मुझे अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर में एक साधु ने बताया कि जब कोई शिष्य उनको प्रणाम करता था तो वो सामने से कहते थे दासोस्मि, मतलब मैं तुम्हारा सेवक हूं। अगर ये भाव मन में है तो ईश्वर कभी भी दूर नहीं रह सकता। जिनके मन में ईश्वर बैठा है वो अपने आप को सभी का दास कहता है। और उन्होंने गुरु की व्याख्या बहुत सुंदर की थी। उन्होंने कहा, जिस दिन गुरु सोचने लगता है कि मैं गुरु हूं, तो गुरु शब्द में से ऊ निकल जाता है और गरु ही बच जाता है। गरु का मतलब जानवर होता है। गुरु वही है जो सबके सेवक के भाव से शिष्य को बड़ा करे, छोटे से बड़ा करने वाला ही गुरु होता है। जिसकी समझ छोटी है, ज्ञान छोटा है, इसकी समझ और ज्ञान को बड़े करने वाला ही गुरु है। और मैं आज भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद को मन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप एक सच्चे गुरु थे और गुरु पद का परिचय भी समग्र विश्व को आपने कराया है। इन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए भी ढेर सारे काम किए। महाभारत काल के बाद पहली बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनको यज्ञ पवित्र देकर उनको ब्राह्मण बनने का अधिकार दिया। उन्होंने कई प्रकार की रूढ़ियों को तोड़ा और युक्त वैराग्य की नई व्याख्या समाज के सामने की कि वैराग्य का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है। दुनिया की हर वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब अपने अंदर की बुराइयों से दूरी कर देना। वैराग्य का मतलब संसार में सब कुछ छोड़ना नहीं है, बुराइयों को छोड़कर समस्त संसार को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना ही वैराग्य है। और आज ऐसे युग दृष्टा, युग पुरुष, महापुरुष का 152वां
जन्म जयंती है। एक प्रकार से कई लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जीवंत विश्वकोश भी कहते हैं। वो खगोल विद्या के बड़े जानकार थे, गणित और संस्कृत का बहुत अध्ययन रहा उनका, और फिर भी सभी कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर भक्ति मार्ग पर ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा है कि भक्ति बिना का ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और ज्ञान सहित की भक्ति ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण लाती है। वेदों के ये वाक्य को भक्ति वेदांत जी ने पूरे जीवन आचरण कर आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर में जो आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, मुझे सभी परिचय करा रहे थे। मैं संस्था को ये कहकर जाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक केंद्र से न केवल देश, पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यही केंद्र विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। और ये मायापुर धाम में बनने वाला ये केंद्र कई युगों तक भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इनके ढेर सारे सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करता रहेगा। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जीवन में अनेक बड़े काम हुए, उसमें से सबसे बड़ा काम किया उन्होंने भक्ति वेदांत प्रभुपाद जैसे शिष्य को तैयार कर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और जब हम आज भव्य इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं, तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। मतुआ समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण करा हूं। हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्य में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी हुई है। स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के युवा हो, घर में ठाकुर जी की पूजा करने वाली गृहिणी हो या लैपटॉप लेकर बड़ा काम करने वाला युवा हो, सबको गीता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और गीता आंदोलन को संबल देने का काम इस्कॉन ने किया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी
दुनिया से कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री आता है तो उसको भेंट में गीता देने का काम करते हैं, क्योंकि यही संदेश समग्र विश्व के कल्याण का संदेश है। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मुझे इस्कॉन के बारे में भी ये कहना है कि न केवल भक्ति आंदोलन को मजबूत करना, हमारी परंपराओं का, हमारे शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, इस्कॉन ने सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम। कई प्रकार की कुदरती आपदाओं में जब वहां जाकर देखते हैं तो सबसे पहले इस्कॉन का प्रसाद देने का पंडाल लग गया होता है। मुफ्त भोजन वितरण, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इकोलॉजी की सभी सिस्टम को मजबूत करना और भारतीय उत्सवों को फिर से एक बार युवाओं तक पहुंचाने में इस्कॉन ने बहुत बड़ी ताकत लगाई है और सफलता भी प्राप्त करी है। आज मैं यहां आया हूं बड़े मनोभाव के साथ भगवान नरसिंह के सामने भारत के कल्याण की प्रार्थना कर यहां आया हूं। मुझे भरोसा है कि नदिया की ये भूमि पर चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं लीला करी है। वहां पर अब भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा प्रचार का केंद्र बन रहा है और जागृत स्थान भगवान नरसिंह का यहां पर है। मुझे विश्वास है कि भगवान नरसिंह हम सब पर जरूर कृपा करेंगे और 2047 तक हम विकसित भारत और सनातन का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाने में सफल होंगे। यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। फिर से एक बार मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गौड़ीय मठ ने बुलाया, यहाँ उपस्थित रहने का मौका दिया और मेरे विचार आपके सामने रखने का मौका दिया। इसलिए गौड़ीय मठ संस्था का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं और अंत में फिर से एक बार आप सब मेरे नाम साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीधा प्रसारण आप पश्चिम बंगाल के नौदिया से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जैसा कि हमने लगातार आपको बताया कि द्विपक्षीय मुलाकातों का एक सिलसिला चल रहा है कार्यक्रम में, जो कि एआई पर शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। उस शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के बड़े नेताओं से, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकातें कर रहे हैं, द्विपक्षीय मुलाकातें कर रहे हैं। और इसी क्रम में कजाकिस्तान के पीएम ओल्जास बेक्टेनोव से भी उनकी हैदराबाद हाउस में, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई है। उसी की तस्वीरें आप दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कजाकिस्तान के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं, बहुत ही गहरे संबंध हैं। और कजाकिस्तान जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, उसी से बाहर निकला हुआ एक देश है जो कि पश्चिम एशिया में स्थित है, भारत के पश्चिम में। आप अगर भौगोलिक रूप से देखें तो अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर और पश्चिम जाने के बाद कजाकिस्तान एक देश है। और कजाकिस्तान में विशेष रूप से जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है, यानी कि जो भारत की संस्कृति, भारत के गाने, भारत की फिल्में, वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच और भी जो संबंध हैं वो तो गहरे हैं ही, लेकिन सांस्कृतिक संबंध भी बहुत ही नज़दीक का है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में, और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं।
इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।